हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए मैं यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रही थी। तो 2021 का पेपर हमने सॉल्व किया है कि किस तरह के क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो आप लोग की एग्जाम हुआ था जून 2016 में, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पैटर्न पे आया था और कितना सिमिलर रहा था 2021 के पेपर के साथ, जिससे कि हमको ये आइडिया लगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको ये भी दोनों पेपर्स में कंपैरिजन करके ये आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, जो 2021 का पेपर था, तो उसको देख लीजिए। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस क्वेश्चंस की, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आइए शुरू करते हैं। तो करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जो इससे भी प्रीवियस में हुए हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगी। इसके अलावा ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे नए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछा गया है, चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है, करंट रेशियो में बी इंक्रीज बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो चालू अनुपात होता है, करंट रेशियो होता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ओवर स्टेटिंग करंट एसेट, ओवर स्टेटिंग करंट लायबिलिटीज, अंडर स्टेटिंग करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो करंट रेशियो है वो कैसे बढ़ेगा। अच्छा, करंट रेशियो जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। अगर हम इसे शॉर्ट में CR लिख दें करंट रेशियो को, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हो जाता है आपका, ये करंट एसेट हो गई और ये करंट लायबिलिटी होगी। इस तरह से निकाला जाता है इसको। तो हमें अब इसे इंक्रीज करना है, इस रेशियो को बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपकी संपत्तियां हो, यानी कि जो करंट एसेट है, जब ये बढ़ेगी तभी तो आपका ये करंट जो रेशियो है वो भी बढ़ेगा, यानी कि करंट एसेट जो होगी वो बढ़ना चाहिए या फिर करंट लायबिलिटी कम हो जाए। तो करंट लायबिलिटी कम होगी तब भी आपका करंट रेशियो जो होगा या जो चालू अनुपात होता है वो बढ़ेगा, या फिर जो करंट एसेट होगी वो भी जब बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं हम। अगर प्लस होता है इसमें कुछ भी और यहाँ पर माइनस होती है अगर, तभी क्या होगा कि हमारा जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दे रखा है, तो पहला ही पॉइंट में दे रखा है कि चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, और स्टेटिंग करंट एसेट। यहाँ पर चालू दायित्वों को अधिक दिखाएंगे तो कम हो जाएगा, चालू संपत्तियों को कम दिखाएंगे तो भी कम हो जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, या अगर इसकी जहाँ पर आपको दे रखा होता है कि चालू दायित्वों को कम करके, तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव, अकाउंटिंग पीरियड, अक्रूवल मेथड या फिर रियलाइजेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजी खाता जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो अकाउंटिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का काम किया जाता है। इसमें जो आपके चार दे रखे हैं प्रिंसिपल, या ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसको बनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा वो, पृथक व्यवसाय हो जाता है, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, ये माना जाता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस को चला रहे हैं लोग, वो दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस में जो भी पूंजी भी अपनी लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो व्यक्ति का भी अपना अकाउंट उसमें खोला जाता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो ये बताता है कि एक निश्चित अवधि के लिए खाते जो होते हैं वो रखे जाते हैं। जो अक्रूवल मेथड है, अर्जित है, तो उसमें क्या रहता है कि उन्हीं लेखों को लिखा जाता है, उन्हीं ट्रांजेक्शंस का लेखा किया जाएगा जो कि अर्जित हो चुके होंगे। और वसूली खाता में जिसका रियलाइजेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें और भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पूंजी खाता भी पूछ सकता है या फिर आपका ड्राइंग अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं, यानी कि आहरण खाता भी पूछ सकता है। जो आहरण खाता होता है वो भी आपका इसी जो कॉन्सेप्ट के थ्रू रखा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में ड्राइंग्स कहते हैं और हिंदी में आहरण कहा जाता है। तो इसको भी इसी मेथड के, इसी कॉन्सेप्ट के अंडर में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैलेंस शीट किसी एक विशेष डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। बैलेंस शीट shows financial position on a specific date, month, 6 month, year। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बैलेंस शीट होती है वो किसी एक विशेष पोजीशन, यानी कि स्पेसिफिक किस चीज को बताती है, कोई स्पेसिफिक डेट को बताती है, मंथ को, या टाइम जो वर्ष है उसको बताती है,
तो बैलेंस शीट आपको पता ही होगा कि जब सारे लेखे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जितने भी हमारे अकाउंट्स हमें बनाने हैं वो सब बन जाते हैं, उसके बाद लास्ट में बनाई जाती है सबसे बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है बैलेंस, जो बैलेंस को दिखाती है। तो बैलेंस हमें कब पता चलेगा, जब सारे अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो जो बैलेंस शीट किस कौन सी एक विशेष अवधि है इसके लिए बनाई जाती है, तो वो आपका हो जाता है कि कोई एक विशेष तिथि होती है, डेट होती है जिसके लिए बनाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बैलेंस शीट में स्टार्टिंग मतलब अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है और कब उसका एंडिंग हो रहा है, दोनों लिखी होती हैं। तो उस जिस डेट में लिखी होती है फिनिशिंग की, उसी डेट तक के लिए वो सारी जो अकाउंट उसमें बनाए हैं उनको जो बैलेंस निकाल के रखा गया है, उनकी स्थिति को दिखाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जो बैलेंस शीट है आपका अंतिम खातों में आती है, फाइनल अकाउंट्स होती है। तो कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, तो फाइनल अकाउंट की हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन कौन से अकाउंट जो होते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे बोला जाता है, पीएनएल अकाउंट बनता है। इसके अलावा तीसरा हो जाती है आपकी बैलेंस शीट। तो यही मेन आपके अकाउंट्स हैं जो तैयार किए जाते हैं। तो एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, अगर फाइनल अकाउंट्स के बारे में पूछे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस लिए होते हैं, एक विशेष तिथि या फिर डेट के लिए होते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना सहसंबंध है। इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज इन एज इज कोरिलेशन। लाइनर, कर्व लाइनर, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब उम्र अगर बढ़ रही है तो साथ साथ व्यक्ति जो है उसका वेट भी बढ़ रहा है। तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, रिलेशन तो है आपस में समझ में आ ही रहा है। क्योंकि दो चीजें, एक आपका कह सकते हैं कि दो यहाँ पर वेरिएबल हैं, दो चर हैं। क्या है दो चर, एक है एज और दूसरा क्या इसमें है, वेट है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है व्यक्ति का वेट भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही चीजें एक दिशा में जा रही हैं। एज भी आपकी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है। तो दोनों ही क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही एक दिशा में जा रहे हैं। तो हो जाएगा धनात्मक या फिर पॉजिटिव। एक निगेटिव, एक होता आपका कि जो है एज बढ़ने से अगर भार कम हो रहा होता तो ऋणात्मक हो जाता, लेकिन सेम हो रहा है यानी कि एक वेरिएबल जो है उसका दूसरे पर यही इफेक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव ही, तो आपका वो हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें इसे कैसे दिखाते हैं, -1 से +1 के बीच में होता है कोरिलेशन जो निकलता है, -1 से +1 के बीच में निकलता है। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा वित्तीय विश्लेषक का कार्य नहीं है, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेंड स्टडी, बजटिंग, रिक्लासिफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो उसका क्या रीजन नहीं होता, किस रीजन से वो नहीं किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लगा है नहीं, तो कभी कोई क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि नॉट लगा है मतलब है ये पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। वहां पर भी कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, बाद में जब घर में आकर देखते हैं, आप लोग चेक करते हैं तो लगता है कि हाँ ये आंसर गलत हो गया। तो ये भी ध्यान सबसे पहले दे दिया करिए कि क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि क्या नहीं है, तो वो हो जाएगा पुनः वर्गीकरण, रिक्लासिफिकेशन। प्रवृत्ति अध्ययन भी करना कि पिछले वर्षों से अभी तक में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह की प्रवृत्ति ट्रेंड रहा है। बजट बनाने के लिए भी उन आंकड़ों को बेस के तौर पर यूज किया जाता है, अप्रोक्सीमेट भी किया जाता है इसमें। लेकिन जो रिक्लासिफिकेशन वो यहाँ नहीं होता, ये सारा काम जो होता है पहले ही स्टार्टिंग में ही हो जाता है। जब हम लोग जर्नल बना रहे होते हैं, फिर लेजर बना रहे होते हैं, तो वहां पर हम जो क्लासिफिकेशन करना होता है वो सब कर देते हैं। यहाँ पर पुनः वर्गीकरण नहीं होता वित्तीय विश्लेषण का काम। वित्तीय विश्लेषण मेनली आता ही कब है, जब लास्ट में सबसे, जब आपने फाइनल अकाउंट्स अपने तैयार कर लिए होते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करता है मैनेजमेंट, ये देखने के लिए अपने डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है मैनेजमेंट का, वो करने के लिए वहां पर विश्लेषण किया जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संपत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं, इन एसेट टर्नओवर रेशियो वी सी हाउ मच एसेट टू सेल, द रिलेशनशिप विद एसेट एंड नेट सेल, सेल प्राइस ऑफ एसेट, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो संपत्ति आवर्त अनुपात होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, उसमें हम क्या चीज देखते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है उसमें। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध, द रिलेशनशिप विद एसेट एंड नेट सेल। अगर हम इसकी बात करें किसका क्या फॉर्मूला होता है एसेट टर्नओवर रेशियो का, तो यहाँ पर इन सारी चीजों के फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है।
तो फार्मूलाज आप लोग को लर्न होने चाहिए। तो एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल। यहाँ पर सेल में से जो सेल्स रिटर्न हो तो उसको लेस कर दीजिए तो नेट सेल निकल आती है। नेट सेल अपॉन हो जाता है नेट एसेट, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसी तरह इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये शुद्ध विक्रय और जो हमारी शुद्ध संपत्ति होती है उसके बीच में रिलेशन को बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रयुक्त पूंजी बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर ए माइनस बी, यानी इन दोनों को लेस करने पर निकल के जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जो प्रयुक्त पूंजी होती है, वो कैसे निकल के आती है। इस तरह का फॉर्मूला भी पूछ रहा है, समझ लीजिए आपसे कैसे उसे निकाला जाता है। तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है जब हम इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, कितनी पूंजी किसी भी संपत्ति किसी बिजनेस में लगाई गई है उसका योग। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि उसमें पूंजी कितनी लगाई गई है बिजनेस से, वो पूछ रहा है। तो वहाँ पर इक्विटी कैपिटल भी होती है, लॉन्ग टर्म डेट भी होते हैं, दोनों तरह से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए प्लस बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अचीव्ड बाय अ बिजनेस फर्म एट द अर्लीस्ट। बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, आरओआई, मार्केट शेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर बिजनेस फर्म है, उसे सबसे पहले क्या अचीव करने पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज ऐसी जिसे अचीव करना इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो उस फर्म को कोई भी हानि हो रही है, ना ही कोई लाभ हो रहा है, यानी कि जितनी उसने कॉस्ट लगाई है उतना ही उसे सेल से मिला भी जा रहा है, वो कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ना ही कोई लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट हो जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, समृद्ध छेद बिंदु। ये क्या कहलाता है आपका, जीरो प्रॉफिट का पॉइंट भी कहते हैं, जीरो लॉस का भी कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट भी कहा जाता है इसे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर डायरेक्ट ये पूछ कह दे कि नो प्रॉफिट नो लॉस तो कौन सा हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको शॉर्ट में बीईपी बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जितने बनाने में लागत आ रही है उतना ही हमको सेल करके मिला भी जा रहा है। तो वहाँ पर हमें कोई ना तो लाभ हो रहा है, ना ही कोई हानि हो रही है। तो जब भी हम कोई भी व्यवसाय कर रहे होंगे बिजनेस अपना, तो वहाँ पर हम पहला टारगेट ये करते हैं कि हमें वो पॉइंट अचीव कर लें कि जहाँ पर हमको जितनी लागतें आ रही है उनको हम वापस से हमें मिल जाएं। उसके बाद हमें आगे उसके ऊपर जितना भी मिलेगा वो सब प्रॉफिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रबंधक को पेशा कहा, हु हैज डिफाइंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। टूनाज ने, पीटर ड्रकर ने, हेनरी फोर्ड ने, या फिर हेनरी फ्योल ने। तो प्रबंधक को पेशा किसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्योंकि पहले के टाइम में तो क्या था कि मैनेजमेंट जो था वो इतना ज्यादा क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस होते थे, इतना बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता नहीं था, तो वहां पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर काम कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर एक अलग से व्यक्ति हमको चाहिए है जो सब कुछ मैनेज कर सके। अलग अलग विभागों में, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हमको चाहिए, जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन सबको अभी मैनेजमेंट करने के लिए हमको वहां पर भी मैनेजर्स चाहिए होते हैं जो मैनेज कर सकें सारी चीजों को। तो अब जो है मैनेजमेंट एक प्रबंध जो है वो पेशे की तरह देखा जाता है, प्रोफेशन। इसीलिए एमबीए के कोर्सेज अलग अलग आपके हो गए हैं। तो यहाँ पर किसने इसको सबसे पहले कहा था एक पेशे की तरह, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर पीटर ड्रकर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन भी याद आता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, तो आज के वक्त में अगर हम देखें तो हाँ, आज के टाइम में प्रबंध मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब कोष को पूंजीकृत करना हो तब मौजूदा अंशधारकों को निर्मित किए जाने वाली अंशों को कहते हैं। द शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब जो फंड्स हमारे पास होते हैं उनको कैपिटलाइज करना होता है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स होल्डर्स हो, तब जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जो हम अंशों को निर्मित कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो अंश क्या कहलाते हैं। तो आपके पास जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स है सिर्फ उन्हीं को आप दे रहे हैं, तो उसे कहा जाता है बोनस शेयर्स।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे राइट इशू और बोनस इशू में, तो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। अगर बात कही जा रही है कि कोष को पूंजीकृत किया जा रहा है, कैपिटलाइज किया जा रहा है, तो वहां पर जो शेयर्स इशू होते हैं वो बोनस अंश कहलाते हैं। अगर ये कहा जाए कि जब एक तरह के जो शेयर्स इशू किए जा चुके हैं, जब ऐसे ही शेयर्स कुछ और इशू किए जा रहे हैं, तो वो जिनको किए जाते हैं सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, तो वो आपका हो जाता है राइट शेयर्स कहलाते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो राइट शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जब पूंजीकृत करने की बात कही जाए, जब कैपिटलाइज करने की बात कही जाए उसको, रिजर्व को, कोष को, फंड को, तो वहां पर जो इशू किया जाता है वो बोनस शेयर्स होते हैं। तो डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। डायरेक्ट भी इस तरह से पूछ ले कि जब अंश जो होते हैं वो मौजूदा जो ऑलरेडी आपके शेयरहोल्डर्स हैं उनको ही इशू किया जा रहा है पहले, तो वो या अधिकार होता है कि उनको पहले इशू किया जाए, तो वो कौन से शेयर्स होते हैं, तो वो आपका अधिकार अंश है। लेकिन अगर पूंजीगत वर्ड बोल देगा, कैपिटलाइज लिखा होगा, तो वहां पर बोनस शेयर्स आ जाएंगे। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? राइट मैन इन द राइट जॉब सूट्स टू जॉब एनरिचमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि सही कार्य पर सही व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य अच्छे से कर सकता है उसको वही काम दिया जाना। तो उस तरह का जो सिद्धांत है वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आप लोग हैं टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉमर्स टीचर, ऐसे कॉमर्स टीचर आप वहाँ पर अगर रखे जा रहे हैं तो आप कॉमर्स बहुत अच्छी पढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कोई अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ाने को, ज्योग्राफी पढ़ाने को, तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? आपको हो सकता है उसकी भी नॉलेज हो, लेकिन उतनी डीपली नॉलेज आपको नहीं होगी जितनी अच्छी नॉलेज आपको कॉमर्स की होगी। तो ऐसे कॉमर्स टीचर आप वहाँ पर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ना कि एज ए कोई भी अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही एक चीज कह रहा है कि सही कार्य पर सही व्यक्ति का रखना। तो वो सिद्धांत कहाँ यूज होता है? तो उस सिद्धांत का यूज किया जाता है इन तीनों ही चीजों में, कि जब हम कार्य संवर्धन कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट होता है, या जब भी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रहे हैं, या फिर जब हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो तीनों में ही ये वाला आपका जो प्रिंसिपल होगा वो यूज होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी फर्म का विघटन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस बाय द डेथ ऑफ आर इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, बाय द एक्सपायरी ऑफ टर्म, बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फर्म का विघटन कैसे होता है? विघटन करना, डिसोल्यूशन करना कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो किसी भागीदार की मृत्यु होने अथवा उसके दिवालिया होने पर, किसी भागीदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या फिर उसकी कार्यविधि पूरी हो जाए, या फिर कोई एक भागीदार छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया हो जाने पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी फर्म के एक भागीदार, यानी कि एक जो पार्टनर, उसको छोड़ के बाकी सभी जो पार्टनर्स होते हैं अगर दिवालिया हुए जा रहे हैं, तो वहां पर किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि जो फर्म की संपत्तियों को चुका सके। तो इस वजह से क्या होता है, तो वहां पर फर्म का विघटन हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट, शंघाई में है, हांगकांग में है, मनीला में है, या फिर सिंगापुर में है। तो यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में एडीबी भी बोला जाता है। अक्सर क्वेश्चन में एडीबी सिर्फ लिखा होता है। तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है वो हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो मनीला में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना जो हुई थी, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो यहाँ पर 19 दिसंबर, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में हुआ था इसका। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा? वो मनीला, फिलीपींस में। यहाँ पर फिलीपींस भी लिखा हो सकता है, मनीला भी लिखा हो सकता है। मोस्टली आपका मनीला ही लिख के आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी लेवल उनको ऊपर बढ़ाना होगा तो ये आपको यहाँ पर लिख देगा फिलीपींस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो याद रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संरचना अनुपात समता। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पूंजी संरचना अनुपात है वो क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर आपका बराबर का साइन है। इक्विटी इज टू प्रेफरेंस, इक्विटी इज टू रिजर्व, इक्विटी इज टू डेप्ट, या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट इज टू शॉर्ट टर्म डेप्ट। क्या हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की जो पूंजी संरचना, किस तरह की पूंजी संरचना बनानी चाहिए? क्योंकि जो कंपनी होती है उसमें सिर्फ आपके
कैपिटल में अगर हम बात करें सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होती है, वहाँ पर लोन्स भी लिए जाते हैं। कई तरह से हम कैपिटल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बनाइए कि प्रॉफिट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हमने डिवेंचर इशू ज़्यादा कर दिए तो वहाँ पर इंटरेस्ट हमें बहुत देना पड़ जाएगा। तो अगर हमने प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा इशू कर दिए तो हमको वहाँ पर डिविडेंड एक देना ही पड़ जाएगा। इक्विटी शेयर्स करते हैं तो वहाँ पर हम ये रहता है कि जब प्रॉफिट होता है तो दिया जाता है डिविडेंड, और पहले से कोई वहाँ पर वो भी फिक्स नहीं होती है कि किस दर से दिया जाना है इक्विटी में, लेकिन प्रेफरेंस में और डिवेंचर में फिक्स रहता है रेट कि किस दर से हमें देना है। तो यहाँ पर उसी को सबको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो वहाँ पर वो क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाता है समता और ऋण का, इक्विटी और डेप्थ, इन्हीं दोनों के बीच में देखा जाता है कि कितनी इक्विटी हो और कितना डेप्थ हो। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम कितने अंश धारण रखती है? हाउ मच मिनिमम शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? 25%, 50%, 51%, 100%। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सरकारी कंपनी, सरकार में जो सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसके कम से कम मिनिमम कितने शेयर्स होने चाहिए तब वो कंपनी सरकारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर 51%, 50% से ज्यादा होना चाहिए जो शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 51% होना चाहिए शेयर्स, तभी वो कंपनी सरकारी कंपनी है। अच्छा, वहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हो 51% या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलाकर भी 51% हो सकते हैं, यानी कि स्टेट और प्लस जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के मिलाकर भी यहाँ पर 51% शेयर्स हो सकते हैं, तभी वो कंपनी क्या कहलाती है? सरकारी कंपनी कहलाती है। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूजन होगी बच्चों में, उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो वैधानिक कंपनी होती है, स्टेटरी कंपनी, और जो सरकारी कंपनी होती है, दोनों के बीच में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो वैधानिक कंपनी जो होती है, कोई विशेष अधिनियम पारित किया गया है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जीवन बीमा निगम है, अगर उसकी बात हम करें तो वहां पर वो एक अधिनियम एक्ट उसके लिए पारित किया गया था, जीवन बीमा अधिनियम, उसी के अकॉर्डिंग वो कंपनी चलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉर्पोरेशन हैं, वो सब उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके अधिनियम बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चलाई जाती हैं। लेकिन ये जो कंपनी होती है, ये आपकी जो कंपनीज एक्ट 1956 है, अब तो 2013 चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो अब जो चल रहा है वो 2013 चल रहा है। उसी के ज्यादातर सेक्शन हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर्ड होती है, या उसके जो प्रावधान है, जो नियम है, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम एक मंडल सभा आहूत करना आवश्यक है। एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कन्वेन इन एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, 6 मंथ, 1 ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटलीस्ट यानी कम से कम एक मंडल सभा जो एक बोर्ड मीटिंग होती है बुलाना आवश्यक होता है, कितनी टाइम पीरियड के बीच में? क्वेश्चन ये कहने का था, मतलब कि प्रत्येक माह, प्रत्येक तिमाही में, 6 माह में, या फिर 1 वर्ष में। तो कैसे बुलाना जरूरी हो जाता है? प्रत्येक तिमाही में, एवरी क्वार्टर में। तो एक साथ समझ लीजिए कि एक वर्ष में 4 सभाएं होती हैं, क्योंकि 12 मंथ होते हैं, तिमाही पे बुलाना है तो एटलीस्ट 4 सभाएं होनी आवश्यक होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विक्रय को अधिकतम करें, संपदा के मूल्य को अधिकतम करें, लाभों को अधिकतम करें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर विक्रय को अधिकतम करना नहीं होता, ना ही लाभ को अधिकतम करना, बल्कि जो वेल्थ होती है, संपदा का जो होती है, उसके मूल्य को अधिकतम करना जो होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर क्या होना चाहिए? लाभ को लगा देते हैं या फिर विक्रय को लगा देते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। संपदा जो होती है, वेल्थ जो होती है, उसको अधिकतम करना होता है, और जो विक्रय है, सेल है, या फिर जो लाभ होते हैं, उनको करना आपका सेकेंडरी होता है ऑब्जेक्टिव। अगर प्राइमरी पूछा जा रहा है या बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो वहां पर वेल्थ आती है, और ये दोनों क्या है? सेकेंडरी हो जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से डैश होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन इज डैश देन अंडर कैपिटलाइजेशन, लेस डेंजरस, मोर डेंजरस, नॉट डेंजरस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से क्या होता है? अति पूंजीकरण का मतलब ये हो गया कि जितनी कैपिटल है उससे ज्यादा जो आपके बैलेंस शीट्स है और उसमें जितनी एसेट दिखा रहा है
उससे कहीं जितनी एसिड दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा दिखा दी है, एक्चुअल में इतनी एसिड अब आपके पास नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है, लेकिन दिखा बहुत ज्यादा रहा है। और न्यून में होता है कि आपके पास ज्यादा है, लेकिन जो आपकी बुक्स हैं जो आपने बनाए हैं अपने बैलेंस शीट तैयार करी है वो कम दिखा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने अति पूंजीकरण कर रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा दिखा रही हैं आपकी, तो उससे क्या हानि होगी ज्यादा न्यून पूंजीकरण की तुलना में। तो क्या हो जाता है, अधिक घातक होता है, मोर डेंजरस होता है। अगर आपने ओवर कैपिटलाइज कर रखा है तो वहाँ पर प्रॉफिट भी आपका ज्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा तो आपको ज्यादा ही क्या होगा, जो भी डिविडेंड है वो भी ज्यादा ही उतना देना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहेगा कि आपकी संस्था में हानि होती चली जाएगी, एसेट पूरी तरह खत्म हो समाप्त हो जाएंगी, लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे कि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। और न्यून पूंजीकरण है तो एसेट अगर आपकी कम दिखा रही है और एक्चुअल में आपके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा पैसा है, तो वहां पर क्या रहेगा कि आपको प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट कम आएगा तो वहां पर आप कम डिविडेंड देंगे, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाभ होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन से चाहती हैं कि प्रॉफिट कम से कम दिखा सके, इसके लिए भी काफी अपना रिजर्व वगैरह बनाती हैं, बहुत सी चीजों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत से आपके जो आयकर अधिनियम के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स मैनेजमेंट करती हैं, जिससे कि वो कम से कम वो पे कर सकें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल गियरिंग, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। तो कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं, क्या टेक्निक नहीं होगी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की एनालिसिस की होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हम समझ चुके हैं, कैसे बनता है, इक्विटी और डेब्ट से बनता है। तो यहाँ पर कौन सी उसकी टेक्निक नहीं है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक नहीं होगी, तो पूंजीगत बस्टन, यानी कि कैपिटल बस्टिंग जो होती है वो उसकी टेक्निक नहीं होती, बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल गियरिंग और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी ये तीनों ही होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपकी सारे प्रीवियस ईयर की तैयारी भी हो जाए और ज्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े, बर्डन भी ज्यादा ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, देखा होगा आपने बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका पेपर में बहुत ही इजी रहेगा और थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।